He has renamed Ross Island as Netaji Subhash Chandra Bose Deep in 2018, Neil Island as Shahid, and Havelock Island as Swaraj. Third, Delhi Kalka Mail, which he took from Howrah to Delhi, has been renamed Netaji Express. And it's a very significant move because that is the train which actually took him all the way to the northwest frontier and all the way beyond that for the freedom of this country. And railway played a very big role in this aspect, and which I had mentioned 2 years ago at the 75th anniversary Mahotsav, 75 साल का Mahotsav anniversary at Eastern Railway function, and I had mentioned this there as well. Then comes installation of Netaji statue at Rajpath in the open canopy, which was lying vacant since 1968, if I remember correctly, which was occupied earlier by King George V, Emperor George V. So that is a very significant move because a British emperor has been replaced by none other than the biggest icon in the Indian history of independence, Netaji Subhash Chandra Bose. Then comes the INA Museum in Red Fort. Red Fort is considered to be the most significant place in not only in Delhi but in India because the president's speech is from the Red Fort ramparts. So that is a very important landmark in Indian history, and to have a museum after INA is a very significant and memorable gesture. मोदी जी यथास्थितिवाद के खिलाफ हैं, जो जितना मैं उनको स्टडी करता हूँ कि ऐसा ही चलता है, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चल रहा है, ये शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है। वो सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन भी चाहते हैं। सत्ताएं तो बदलती रही हैं देश में, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है, सिस्टम में बदलाव नहीं हुआ, तो उनके हर काम में व्यवस्था परिवर्तन भी हो रहा है। उदाहरण के तौर से ऐसे तमाम इररिलेवेंट कानून जो ब्रिटानिया हुकूमत की थी, जो कॉलोनियलिज्म ने हमारे ऊपर थोपा था, उपनिवेशवाद की वजह थे, रानी के राज की वजह से थे, वो आज आज़ाद भारत में जब हम अपने पैरों पर खड़े हैं तो वो प्रो ब्रिटिश रूलर कानून थे। ऐसे 1400 से ऊपर कानूनों को नल एंड वॉइड किया है, को समाप्त किया है। और मैं आपकी जानकारी में बता दूं, 60-70 कानूनों पर फिर विभिन्न विभागों में रिसर्च हो रहा है और वो पाइपलाइन में है। शीघ्र ही इंडियन पिनल कोड जो 1860 की है, इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 का है, इनमें भी एक बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि लाल किले की प्राचीर से इस बार उन्होंने जो पंच प्रण दिए हैं, उसमें एक ये भी है कि हम गुलामी की सभी चीज़ों से मुक्ति हों, जो हमारा कॉलोनियलिज्म एरा है उससे हमें निकल के आना चाहिए। उसी तहत आप देख रहे होंगे कि राजपथ का नाम जो है वो कर्तव्य पथ रखा गया है। तो ये अब हम आभास करा रहे हैं कि 70-75 साल में हमने भी बहुत उन्नति की है, तो हम अपने पैरों पर खड़े हैं, हम आत्मनिर्भर हैं। ये स्वाभिमान भारत है, बदलता हुआ भारत है। तो ऐसे बहुत से कानूनों में बदलाव होने भी चाहिए थे जो इररिलेवेंट थे, तो हो रहा है। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी आप शीघ्र ही बदलाव देखेंगे। गृह मंत्रालय इस विषय में तमाम लॉ यूनिवर्सिटी के लोगों से, वाइस चांसलर से और विधि विशेषज्ञों से, संविधान विशेषज्ञों से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पत्र लिख करके राय मांगी है। तो देश काल और परिस्थितियों के अनुसार भारत के संविधान में भी बहुत संशोधन हुए हैं, तो आज़ादी से पहले के कानूनों में तो संशोधन होना बहुत ही आवश्यक है। राम मंदिर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास
ये उनके भारत माता के लिए किए जाने वाले प्रयासों का एक अंग है। इसको ध्यान में लीजिए। राम मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है आज की घड़ी में, और सनातन परंपरा में वह सबसे श्रेष्ठ कार्य है। लेकिन मोदी जी के सामने भारत माता है, भारत माता का स्वरूप है, और वे जानते हैं कि भारत माता का पूर्ण जागरण राम मंदिर के बिना नहीं हो सकता है। वे पुजारी है मूल में भारत माता के, और इसीलिए तो ललकार करके उन्होंने श्रीनगर में जाकर के और वहां पर तिरंगा लहराया, चुनौती देकर के लहराया। इस भारत माता का अंग अंग मुक्त होना चाहिए, विकसित होना चाहिए, यह उनका स्वप्न है। अब भारत का विकास होना है तो भारत का आंतरिक सौंदर्य, भारत की आंतरिक शक्ति जो अध्यात्म है, उसके सर्वश्रेष्ठ प्रतीक के रूप में भगवान श्री राम है। और इसलिए मोदी जी रथ यात्रा के समय आकर के अयोध्या में पहुंचे। लोगों को इस बात का भी पता नहीं है कि रात्रि के समय चुपके से जाकर के वे रामलला के दर्शन भी करके आ गए थे। उस समय रामलला एक तंबू में थे, दर्शन करके आ गए, और वहां पर उन्होंने प्रतिज्ञा की, अब वापस यहां पर तभी आऊंगा जब भगवान श्री राम जी का मंदिर बनने का पर्व खड़ा होगा। यह व्यक्ति बोलता कम है, यह अंतःकरण में बहुत रखता है, और अंतःकरण में जमी हुई बात के अनुसार उनके सारे क्रियाकलाप चलते हैं। उनका सत्ता में आना, उनका सत्ता में आकर के और संपूर्ण विश्व समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए इतना प्रयास करना, प्रवास करना, यह भी अपने आप में, जब तक हमारी सरकार प्रबल नहीं होगी, समर्थ नहीं होगी, तब तक समस्याएं सुलझेगी नहीं, क्योंकि समस्याएं शक्ति से सुलझती है। वे शक्ति के उपासक हैं, और इसलिए उन्होंने इन समस्याओं को जहां जहां से पोषण मिलना संभव था, उन बाहर के देशों को पहले अपने लिए अनुकूल कर लिया। सत्ता में आते ही मोदी जी का विदेश प्रवास आरंभ हुआ, और लोग थोड़े मजे लेते थे कि मोदी जी तो घूम रहे हैं। लेकिन चूंकि मैंने महाभारत पढ़ी है और बारीकी से पढ़ी है, महाभारत में लिखा है कि सत्ता में आते युवराज को सबसे पहले दिग्विजय करना चाहिए, स्थान स्थान पर जाकर के अन्य राजाओं के साथ अपना परिचय मेलजोल बैठाना चाहिए। He was following the instruction of महाभारत only। और इसलिए उन्होंने जो ग्राउंड तैयार कर लिया, उसका परिणाम ये हो गया कि उसके पश्चात भारत में उनके द्वारा किए जाने वाले एक एक कार्य के लिए कहीं पर भी विरोध के स्वर महत्वपूर्ण स्थानों से नहीं आए। अब इक्का दुक्का कहीं न कहीं कोई न कोई तो बोलने वाला है, जो हमारा विरोध करने का ही व्रत लेकर के बैठे वो तो बोलेंगे, लेकिन लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया। और इस प्रकार से उन्होंने एक एक आयाम आगे बढ़ाते हुए इस राम मंदिर के लिए भी जनमत की अनुकूलता, सत्ता में, शासन में, लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों स्थानों पर अनुकूलता, ये सब निर्माण होती देख करके इस विषय को आगे गतिमान किया। इस विषय को केवल गतिमान करके चलने वाला नहीं था, यह विषय उस ढंग से ही सुलझाया जाना आवश्यक था जिस ढंग से संत समाज चाहता है। और इसलिए उसके पास में और कोई अन्य प्रार्थना गृह बन जाए,
या संकीर्ण स्थान में राम मंदिर हो जाए, ये सारी बातें मान्य होने जैसी थी नहीं। वातावरण ऐसा तैयार कर दिया गया और सारा अपना कौशल उसमें अर्पित कर दिया गया, जिसके कारण उस वातावरण में भगवत कृपा से निर्णय योग्य आया। अब इन सारी बातों में हर सीढ़ी में उनका अपना योगदान है। उनका अपना ये योगदान कभी परामर्श के रूप में है, कभी सुविधाओं के रूप में है, कभी हम लोगों को आधार देने के रूप में है। जैसे बतलाता हूँ, भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के लिए एक न्यास केंद्रीय सरकार को बनाना चाहिए, ऐसा उच्चतम न्यायालय का आदेश था। अब ये न्यास बनना तय था, वो न्यास तो बन गया, लेकिन साधु महात्माओं के और कार्यकर्ताओं के न्यास बनकर के ऐसे मंदिर नहीं बन सकते हैं। इसको जान करके उन्होंने हमारी पहली बैठक में ही हम लोगों को कह दिया कि मैंने इन सभी कामों को प्रशासनिक कुशलता के साथ गतिमान करने के लिए आपके साथ मेरे अत्यंत विश्वसनीय श्री नृपेंद्र मिश्र जी को दिया है। अब ये एक व्यवस्था उनके द्वारा की जाने के पश्चात अपने आप ही सारे काम गतिमान हो गए, कहीं पर भी हमें अवरोध नहीं हुआ। और आप श्रीमान नृपेंद्र मिश्रा जी से वार्तालाप करके इसको पा सकते हैं कि इस मंदिर के प्रगति के बारे में समय समय पर वे सारी बातें पूछते रहे हैं, आगे क्या क्या होना चाहिए ये बतलाते रहे हैं। और पिछले समय हम जब एक बार मिले थे तो उन्होंने एकदम से पूछा, मंदिर बनने के बाद में यहाँ पर विकलांग लोग, दिव्यांग लोग कैसे आएंगे, उनकी क्या व्यवस्था है? दिव्यांगों की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर पहुँचने वाले हर व्यक्ति को कम से कम बाधा में भगवान का दर्शन हो जाना चाहिए। भगवान का दर्शन सब लोगों को होना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन साथ साथ मंदिर के भीतर की पवित्रता वैसी की वैसी बनी रहे, इसलिए उन्होंने पूछा कि गर्भगृह में प्रवेश किसका किसका होगा। मैंने कहा हमारी दृष्टि तो ये किसी का नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। और फिर उन्होंने बतला दिया कि मैं सोमनाथ के दर्शन के लिए जाता हूँ, मैं बाहर से ही दर्शन करता हूँ, वैसी व्यवस्था यहाँ पर होगी तो अपना वातावरण वैसा का वैसा बना रहेगा। इन सारी बातों का बारीकी के साथ विचार करते हुए वे स्वयं जब इस मंदिर को खड़ा कर रहे हैं तो मैं ध्यान में ये आना चाहिए कि दुनिया भर की अनेक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए उनके मन का एक कोना सर्वदा मंदिर के निर्माण के कार्य के साथ चिपका हुआ है। और राम जी का मंदिर ये तो सर्वश्रेष्ठ मिशन के रूप में उनका है ही, लेकिन कैसा माहौल उन्होंने निर्माण कर दिया। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर निर्माण होने की बात, या उज्जैन के भगवान महाकाल के कॉरिडोर के निर्माण की बात, केदारनाथ जी में भगवान शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना की बात, और अभी अभी नौदल के लिए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा को वहाँ पर स्थापित कर दिया। ये बात नूतन संसद भवन में प्रवेश करते समय सेंगोल को लेकर के उन्होंने प्रवेश किया। उसको सेंगोल दक्षिण की भाषा में कहते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में तो वो धर्मदंड ही है। इसका सीधा अर्थ क्या है? इसका सीधा अर्थ परंपरा से जिस प्रकार की एक प्रणाली इस देश की संस्कृति में चलती आई है, उसी प्रणाली की स्थापना करने में वे स्वयं
दत्तचित्त है। हर व्यवहार करते समय कहीं से भी आलोचना का स्वर उठे नहीं, इसके लिए जो सावधानियां बरतनी चाहिए वे सावधानियां बरतते हुए और वे इन सब कामों को करते हैं। इसका अर्थ ये भी मेरी दृष्टि में है कि नेतृत्व केवल पुरुषार्थी होकर के चलता नहीं, वह सावधान भी होना चाहिए। ये पुरुषार्थ, ये सक्रियता, ये सावधानता और ये श्रद्धा उनमें है। और इसीलिए हमें लगता है कि हमारी भारत माता की भूमि के लिए एक माननीय अशोक जी सिंह जैसे कहा करते थे, विभूति भगवान ने भेज दी है जो इस देश धर्म के संस्कृति के उत्थान के लिए और मानवता के कल्याण के लिए दिन रात खून पसीना एक करके कर्मयोग का सर्वोच्च उदाहरण स्थापित करते हुए हमारे सामने विद्यमान है। उनके साथ थोड़ा समय बिताना भी एक लर्निंग होता है, उनकी कुछ बातों को सुनना भी एक हम लोगों के लिए कुछ न कुछ नई दिशा का निर्देश होता है। ऐसा अनुभव उनसे मिलते तब सर्वदा आता है और मेरे मन में उनके लिए इसीलिए एक आत्यंतिक गौरव की भावना है। मेरी उनसे उसी समय चर्चा हुई थी काशी के बारे में, काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में। उन्होंने, ये मैं बता रहा हूँ आपको, 2015 की बात है या 15 की बात होगी, उन्होंने मुझे कहा कि मेरा ऐसा सोचना है, ऐसा मेरा एक सोच है कि मैं गंगा जी में स्नान करके और मैं अपने, इसको क्या बोलते हैं, उन्होंने वर्ड यूज़ किया, आंचल नहीं, अंचली, ये जो ऐसे करके अंचली या कुछ बोलते हैं, उन्होंने बोला मैं उसमें अपने गंगा जी का पानी लेके, स्नान करके गंगा जी का पानी लेके और मैं चल कर जाके और भगवान के ऊपर अर्पण करूं, ऐसा मेरा सोचना है। तो अच्छा, मैं काशी विश्वनाथ काफ़ी जाता रहता था, तो मुझे पता था कि वो तो गलियों से होकर और बड़ी मुश्किल से पूरा बैरिकेड के थ्रू जाना पड़ता है, तो कोई चांस ही नहीं है कि आप पानी अपने उसमें लो हाथ में और लेके पहुंचो, तो वहाँ तो एक ड्रॉप भी नहीं बचेगा हाथ में। तो मैंने कहा जी कैसे होगा? बोला बस वही है, अब कैसे होगा उसके ऊपर देख रहे हैं, कर रहे हैं, एक डिस्कशन चल रहा है, ऐसे उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने पूरा डिटेल में मुझे उसके बारे में बताया नहीं। फिर मैं एक दिन हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर जाके हम देख रहे थे, तो मैंने देखा कि पूरा वो तोड़ के घर को तोड़ के एक रास्ता बन रहा है। तब मुझे समझ में आया कि गंगा जी से मंदिर तक जो है वो ऐसे उनका थॉट प्रोसेस है, और वो अब इतना भव्य उन्होंने बनाया। तो भव्य तो देखिए, अगर हमारा जो संस्कृति है और ये हमारे मेजर ये तीर्थ स्थान है, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, साउथ के मंदिर अगर आप छोड़ दें, सोमनाथ, तो साउथ के मंदिर अगर आप छोड़ दें जो कि बहुत भव्य वैसे ही हैं क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा वो डिस्टर्बेंस नहीं हुआ था, तो नॉर्थ में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो भव्य बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमको अपना प्राइड हमको वापस मंदिरों से ही आता है। अगर हमारे भव्य मंदिर होंगे, आप देखिए वेटिकन कितना भव्य है, आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी मॉस्क्स बनी हुई हैं, आप कहीं भी चले जाइए, सऊदी अरेबिया में, यूएई में बड़ी बड़ी मॉस्क हैं। तो हमारे देश में हमारे मंदिर भव्य क्यों नहीं हो? और भव्य होने चाहिए। हमारा तो देश इतना भव्य है, इतना बड़ा देश है, हमारे तो इतने बड़े ज़बरदस्त मंदिर होने चाहिए। मैं कोई बहुत ज़्यादा भक्ति वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि हमारे जो तीर्थ स्थान है वो तो बहुत भव्य होने चाहिए, बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए, कोई उसका मुकाबला। तो ये मोदी जी कर रहे हैं, हर मंदिर को, हर जो हमारे हैं वो उसको सबको बढ़िया कर रहे हैं। तो ये पहले आप देखिए जब जगमोहन जी थे तब उन्होंने ये अपना वैष्णो देवी जी का मंदिर को ठीक किया था, पूरा रास्ता ठीक किया। तो हमको अपने करना ही चाहिए, ये हमारा एक ये फ़र्ज़ है कि हमारे जितने भी मंदिर हैं, जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो अच्छे होने चाहिए।